नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स, बिल्कुल शुरुआत से। तो पहला चैप्टर हम लोग यहां पर शुरू करेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें, पिछला एक जो वीडियो हमने बनाया था उसमें हमने आपको समझाया था कि मैथ्स कैसे पढ़ी जाए, उसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और बोर्ड एग्जाम में कैसे 100 में 100 स्कोर हम कर सके। तो वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसके बाद फिर ये वाला लेक्चर देखिएगा। तो यहाँ पर जो हम क्लास पढ़ाएंगे वो हिंदी मीडियम में रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम बाइलिंगुअल का प्रयोग करेंगे और इंग्लिश मीडियम का क्लास अलग होगा और होगा वो इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट अलग अलग होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला लेसन होगा, ये पार्ट फर्स्ट होगा और क्लास 10th के लिए, और फोकस होगा हमारा कॉन्सेप्ट के लिए एनसीईआरटी। स्ट्रेटजी हमने आपको बता दी थी। तो एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और फिर उसकी एक्सरसाइज करेंगे, फिर एमसीक्यूज करेंगे और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद वन शॉट रिवीजन करेंगे। ओके, तो हर एक स्टेप से हम हर एक एंगल से तैयार हो जाएंगे, ताकि बोर्ड एग्जाम में कैसा भी प्रश्न पूछे हम उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लें। तो लेसन फर्स्ट है क्लास 10th का, इसमें इसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो इसमें वास्तविक संख्याएं ये चैप्टर का नाम है और इसके अंतर्गत हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इसमें पहला टॉपिक पढ़ना है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है। तो बेसिक थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। सेकेंड टॉपिक यहां पर हमें पढ़ना है एचसीएफ एंड एलसीएम, और यहां पर थर्ड टॉपिक पढ़ना है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। इसका मतलब होता है 9th में हम इन्हें पढ़ के आए हैं, 9th स्टैंडर्ड में, उसको हम यहां पर और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आज के क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो चलिए, तो नोटबुक लेकर आप लोग बैठ जाएंगे, मतलब कॉपी और पेन लेकर आप बैठ जाएंगे, और जैसे जैसे हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे वैसे वैसे आप शॉर्ट नोट्स मेरे साथ बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि जो आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, जो आप अपने कॉपी में लिखेंगे, मीन्स वो आपके दिमाग में छप जाएगा, और वो शॉर्ट नोट्स आपका एग्जाम टाइम रिवीजन में बहुत इजी रहेगा, क्योंकि आपने अपनी हैंड राइटिंग में उसे लिखा होगा। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे हर तरीके से आपको समझाने का, और इसका डिटेल नोट्स भी आपको मिल जाएगा। इसका जो शॉर्ट नोट्स होगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक टेलीग्राम चैनल का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके, तो ये जो आधारभूत प्रमेय होती है अरिथमेटिक की, ठीक है, वो क्या होती है आइए समझते हैं। तो देखो, एनसीईआरटी में एक प्रमेय दी है, प्रमेय 1.1। जब आप एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, क्लास 10th की न्यू वाली एनसीईआरटी देखिएगा, तो उसमें एक प्रमेय दी है 1.1, ठीक है, और यही है आधारभूत प्रमेय, मतलब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो ये प्रमेय क्या कहती है, ये प्रमेय क्या कहती है आइए देखते हैं। देखो, इसको हम मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो कोई भी भाज्य संख्या, ठीक है, जो भाज्य संख्या होती है वो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखी जाती है।
गुणनफल के रूप में लिखी जाती है, लिखी जा सकती है। मतलब क्या हुआ, इसी को तो यहां पर हम लोग समझेंगे। मतलब कोई भी भाज्य संख्या होती है उसे अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में उसे लिख सकते हैं। यही है प्रमेय 1.1। ओके, अब यहां पर ये भाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है, दो टर्म यहां पर यूज होते हैं। तो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को हम यहां पर डिटेल में समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रमेय है हमने उसको इस रूप में यहां पर लिखा है समझाने के लिए शॉर्ट में। इसका जो नोट्स होगा वो टेलीग्राम चैनल पर पूरा मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे हम नोट्स यहाँ पर हम लिख रहे हैं, समझा रहे हैं, ये आप भी अपनी नोटबुक में नोट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और आगे भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो हम इस प्रमेय को समझने के लिए हमें भाज्य और अभाज्य संख्या भी समझनी पड़ेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या दोनों देखते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई नंबर है, कोई संख्या है, वो 1 से डिवाइड हो जाए और स्वयं से डिवाइड हो जाए, लेकिन इसके अलावा और किसी भी संख्या से डिवाइड ना हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। कहने का मतलब है कोई ऐसा संख्या जो 1 से डिवाइड हो, 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाए और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो। इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो, इसके अलावा किसी और संख्या से विभाजित ना हो। बहुत अच्छे से यहां पर समझ में आएगा। पूरा मैं प्रयास करूंगा कि आपके दिमाग में इसको एकदम छाप दे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो आप देखिएगा, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया 3। ठीक है, इसका एग्जाम्पल इसे समझते हैं। इसमें यहाँ पर एग्जाम्पल लिया 3, तो 3 को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो ये डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3। इसके अलावा 3 को हम 3 से डिवाइड करें तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा और 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से आएगा, 1 आ जाएगा। क्या ये 3 किसी और संख्या से भी डिवाइड हो सकती है? देखो 3 को हम 2 से डिवाइड करें तो क्या ये कंप्लीटली डिवाइड हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये तो 1.5 आ जाएगा, डेसिमल आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। इसका मतलब है इससे ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि 3 जो है वो केवल 1 से डिवाइड होगी, विभाजित होगी, और स्वयं मतलब जो संख्या है उस अपने स्वयं से उसी से डिवाइड हो जाए, 3 से ही डिवाइड हो जाए, इसके अलावा किसी और से डिवाइड नहीं हो रही। तो 3 क्या हो गया, एक अभाज्य संख्या हो गया। ठीक है, इतनी बात शायद आप लोग जानते हो पहले से, लेकिन इसमें एक चीज हम और आपको यहाँ पर जोड़ते हैं, एक चीज और यहाँ पर ऐड करते हैं। जैसे एक ने 3 को डिवाइड किया और 3 ने भी 3 को डिवाइड किया। ठीक है, तो जो संख्या किसी संख्या को डिवाइड करती है वो उसका फैक्टर होता है। फिर से सुनो, जो संख्या किसी संख्या को विभाजित करती है पूर्ण रूप से, तो वो संख्या उस संख्या का गुणनखंड होता है। तो जैसे 1 ने 3 को डिवाइड किया तो 1 क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, यानी फैक्टर हो गया किसका, 3 का। तो 1 गुणनखंड हो गया किसका, 3 का। अब 3 ने 3 को डिवाइड किया तो ये वाला जो 3 है ये गुणनखंड हो गया, गुणनखंड हो गया सॉरी किसका, 3 का। यानी जो डिनोमिनेटर है, यानी जो क्या बोलते हैं इसको, हर, ये अंश का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या के 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक
ये एक होता है और स्वयं वो संख्या होती है। तो यहां पर आप नोट में लिखिएगा, नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनखंड होते हैं, केवल दो गुणनखंड होते हैं, ओनली टू फैक्टर्स। एक होता है 1 और दूसरा होता है स्वयं वो संख्या। क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर दिया है और हमें पता करना है कि वो अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसके कितने गुणनखंड हैं, कितने फैक्टर हैं। अगर दो फैक्टर आ रहे हैं और वो फैक्टर कौन होने चाहिए, एक तो एक होना चाहिए और स्वयं वो संख्या होनी चाहिए। तो दो फैक्टर होंगे तो वो अभाज्य संख्या होगी। आई होप कि यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है यहां तक तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको सूचना मिले और आप उसे टाइम से देख पाए, अपना सिलेबस टाइम से कंप्लीट कर पाए और अपने ज्ञान को और इम्प्रूव कर सके। ओके, तो ये हो गई अभाज्य संख्या। अब हम यहां पर भाज्य संख्या समझते हैं, तो इसको हम रब कर देते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसको, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं अभाज्य की जगह भाज्य संख्या की बात करते हैं। तो भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, देखो इसके गुणनखंड दो से ज्यादा होंगे। मतलब यहां पे आपको तीन चीजें, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, मतलब एक से तो डिवाइड होगी और स्वयं से भी डिवाइड होगी, स्वयं से विभाजित होगी, ठीक है, और एक से विभाजित होगी, ठीक। इसके अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी, अन्य संख्याओं से भी विभाजित होगी। क्लियर? तो इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए, दो से अधिक, ठीक है। तो यहां पर नोट में क्या चीज नोट करोगे, इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। कौन कौन? दो तो ये हो गए, एक तो ये एक हो गया और स्वयं वो संख्या हो गई, ठीक है। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो भी है। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट है यहां पर। जैसे हमने ले लिया यहां पर 6 ले लिया, ठीक है, 6 ले लिया, तो ये 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक। ये 3 से डिवाइड भी हो सकता है और ये 6 से भी डिवाइड हो सकता है। 2 का भाग 6 में चला जाएगा पूरा, 3 का भाग भी 6 में पूरा चला जाएगा और 6 का भाग भी 6 में पूरा चला जाएगा। तो इसके कितने फैक्टर हो गए, 3, एक 2 हो गया, एक 3 हो गया और एक 6 हो गया। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, 2 से अधिक गुणनखंड आ गए, ठीक। तो ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। जैसे अभी हमने 8 वाला एग्जांपल दिया, तो 8 जो है ये 2 से भी डिवाइड होगा, ठीक है। ये अच्छा, ये जो 6 है ये 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्यों भाई, 1 से भी तो हो जाएगा। तो 1 से डिवाइड होगा, स्वयं से भी डिवाइड होगा और साथ में ये एक्स्ट्रा और भी संख्याओं से डिवाइड हो रहा है। तो 8 देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड हो रहा है, स्वयं 8 से डिवाइड हो रहा है और 1 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 1 से डिवाइड हो रहा है और स्वयं से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा 2 और से भी डिवाइड हो रहा है। तो 8 क्या हो गया, एक भाज्य संख्या हो गई। अब यहां तक समझ में आया? आई होप कि आपको लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। अब हम आपके सामने कुछ और भी एग्जाम्पल रखते हैं, जैसे हमने ले लिया 1,
चलो 1 बताइए, ये भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर इसको। तो आइए चेक करते हैं 1 कोई भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। तो आप देखो ये 1 1 से डिवाइड हो जाएगी, 1 से विभाजित हो जाएगी, मतलब पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक, स्वयं, और 1 स्वयं है वो। ठीक है, तो इसका क्या 1 2 से भी डिवाइड होगी? नहीं। 3 से डिवाइड होगी? नहीं। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 1 से ही डिवाइड होती है, मतलब इसके केवल 1 गुणनखंड है। कितने गुणनखंड है इसके? केवल 1 गुणनखंड है। तो अभी तक जो हमने सीखा, अभाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2। और भाज्य संख्या में कितने गुणनखंड होने चाहिए? 2 से अधिक। तो 1 में आप देख रहे हो ना तो इसके गुणनखंड 2 हैं और ना 2 से अधिक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1 है ना तो ये भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यू के रूप में बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस। अब उसमें आपको जानते हो क्वेश्चन कैसे पूछ देगा। जैसे यहां पर एक क्वेश्चन लिख दिया, निम्न में से कौन सी संख्या ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? ये क्वेश्चन लिख दिया। ए में लिखा 1, बी में लिख दिया 3, सी में लिख दिया 5, डी में लिख दिया कुछ भी लिख दिया 6। तो इसमें कौन सी संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, तो एमसीक्यूज में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो ये 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ना तो ये भाज्य में आता है ना तो ये अभाज्य में आता है। क्लियर? क्योंकि ये दोनों की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, मतलब किसी की भी कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है। अब आपके साथ इसको नोट कर लीजिएगा, नोट्स, ये शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए, तभी आप क्लास का बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाओगे। अब यहाँ पर हम और आपको एग्जाम्पल देते हैं। तो अगर कोई भाज्य और अभाज्य संख्या चेक करनी है तो हमारे लिए बहुत आसान। अच्छा, जो भाज्य संख्या होती है इसको संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसको कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, ये भी बात याद रखिएगा। अब हम आपको बोलना है कि 1 से लेकर 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इसमें हमें चेक करना है कौन सी भाज्य कौन सी अभाज्य है। तो हमने चेक किया कि 1 तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसको हटा दो। अब हम लोग 2 को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि 2 क्या 1 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। 2 क्या 2 से डिवाइड हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्या 2 किसी और भी संख्या से डिवाइड होगा? नहीं। तो इसके गुणनखंड कितने हो गए? इसके गुणनखंड कितने हो गए? 2। 1 हो गया 1 और 1 हो गया 2, तो गुणनखंडों की संख्या कितनी हो गई? 2। तो जिसके गुणनखंड 2 आएंगे वो संख्या कैसी होगी? अभाज्य। तो ये 2 क्या हो गया? एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूज करता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। बताओ ये समझ में आया? कितने लोगों को अभी तक पता था? समझ में आया तो लाइक करो। ठीक है, लाइक कर दीजिए फटाफट, कमेंट करके बताइए कि ये आपको पता था क्या 2 भाज्य है कि अभाज्य। और क्या आपको इसके पहले पता था कि 1 ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है? अगर पता था तो कमेंट करके बताइए, और नहीं पता था तो भी बताइए। चलिए हम 3 को चेक करते हैं। तो 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से। 3 और किससे डिवाइड होगा? स्वयं 3 से। क्या 3 किसी और संख्या से भी डिवाइड होगा? नहीं। तो इसके भी कितने गुणनखंड निकल के आए? 2। तो इसके गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं।
तो जिसके गुणनखंड 2 है तो वो क्या हो गई, अभाज्य संख्या। ठीक है, 4 को देखो, चेक करो, तो 4 1 से डिवाइड होगा, 4 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 4 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 4 4 से भी तो डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो अब बताओ यहाँ पर गुणनखंड कितने हो गए, 3। तो यहाँ पर गुणनखंड कितने हो गए, 3। और अगर 3 हो गए तो ये अभाज्य नहीं है, ये भाज्य है। तो 4 कैसी हो गई, भाज्य संख्या हो गई। 5 को चेक करो, 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से डिवाइड होगा, नहीं। 4 से डिवाइड होगा, नहीं। 5 से हो जाएगा। क्या 6 से डिवाइड होगा, नहीं। तो फिर इसके गुणनखंड कितने हो गए, 2। 2 हो गए तो ये कैसा है, अभाज्य। कैसा है, अभाज्य संख्या। ऊपर थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि यहाँ पर हमें स्पेस मिल सके, जगह मिल सके समझाने के लिए। अब देखो 6 को चेक करो, तो 6 क्या 1 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल। 3 से डिवाइड होगा, हो जाएगा। 4 से होगा डिवाइड, नहीं। 5 से होगा, नहीं। 6 से हो जाएगा। तो देखो ये स्वयं से भी डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है, इसके अलावा और भी संख्या से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इसके फैक्टर कितने हो गए, गुणनखंड कितने हो गए, 4। तो इसके गुणनखंड 4 हो गए। तो जिसके गुणनखंड 2 से ज्यादा तो वो कैसा होगा, भाज्य। बताओ, है ना तरीका आसान? तो भाज्य और अभाज्य चेक करने के लिए अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल भी समय नहीं लगाएंगे, 1 सेकेंड में उसका आंसर दे देंगे। तो मल्टीपल चॉइस MCQs जब पूछे जाएंगे तो वहां पर हमें सॉल्व नहीं करना होगा, हमें सीधे आंसर टिक करना होता है। वहां पर ये ट्रिक्स आपको समझ में आएगी। तो पहले हमने भाज्य और अभाज्य का कॉन्सेप्ट सीखा और फिर उसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 7 नंबर देखो, 7वां देखिए, क्या ये 1 से डिवाइड होगा, जी। क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं। 3 से डिवाइड होगा, नहीं। 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से तो हो जाएगा। तो 7 से डिवाइड हो गया। तो इसके फैक्टर कितने निकल के आए, 2। तो फैक्टर कितने निकल के आए, 2। जब 2 फैक्टर निकल के आए तो फिर ये कैसी हो जाएगी, अभाज्य। कैसी हो जाएगी, अभाज्य हो जाएगी। ध्यान से समझना। 8 नंबर अभी थोड़ी देर पहले हमने चेक करके बताया था, भाज्य है। ठीक है। 9 नंबर देखो। अच्छा, 8 नंबर को अगर आपको लिखना है, देख लो। 1 से डिवाइड होगा, जी। 2 से डिवाइड होगा, हाँ। 3 से डिवाइड होगा, नहीं। 4 से हो जाएगा। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, लेकिन 8 से तो हो जाएगा। तो कितने फैक्टर आ गए यहाँ पर, 4। तो 4 आएगा तो कैसा है, भाज्य। 9 को देखो, 1 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल, वो तो हो ही रहा है। ठीक है। क्या 2 से डिवाइड होगा, नहीं। लेकिन 3 से तो हो जाएगा। 4 से होगा, नहीं। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं, लेकिन 9 से तो हो जाएगा। तो इसके फैक्टर कितने आ गए, 3। और 3 फैक्टर आ गए तो कैसा हो गया, अभाज्य नहीं, भाज्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। ठीक, समझ आ गया। 10 चेक करो, 1 से, 2 से, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से हो जाएगा और फिर सीधे 10 से हो जाएगा। कितने हो गए, 4। तो ये कैसा हो गया, भाज्य। अब यहां पर आपको कुछ चीजें निकल के आएगी, कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। तो यहां पर कुछ कंक्लूजन आपको लिखना है। देखो यहां पर एक जगह उठाइए और लिखिए अभाज्य संख्या। 1 से 10 तक में अभाज्य संख्या देखो। तो देखो, चाहे 1 से 10 तक पूछे, चाहे 1 से 100 तक पूछे, चाहे 1 से 1000 तक पूछे, कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप उसे निकाल लोगे। ठीक है। तो जैसे 2 से ज्यादा हो, सारे करके नहीं, चेक करके नहीं देखना है। जैसे मैं 10 को देगा तो जैसे 2 से ज्यादा से विभाजित हो रहा है, तुरंत आगे करने की जरूरत नहीं है, केवल 2 से ज्यादा 3 चेक कर लो। ठीक है। हालांकि एक बार हमें मतलब 3 जैसे मिल जाए वैसे समझ लो वो भाज्य होगा। ठीक है। और 2 मिले तो समझ लो वो अभाज्य होगा। क्लियर। तो अभाज्य संख्या यहां पर क्या हो गई, एक हो गई 2, फिर हो गई 3, फिर हो गई 5, फिर हो गई 7। ठीक है, फिर हो गई 7। तो अब आप देख रहे हो यहां पर ये 3, 5, 7 ये कैसी है, ऑड नंबर, मतलब ये विषम है।
ये कैसी हैं? विषम संख्या है। लेकिन 2 कैसा है? ये सम है। तो जितने भी ऑड नंबर, मतलब ये हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या हमेशा कैसी होगी? विषम। लेकिन एक अपवाद है, 2 तो अपवाद है ना। ये सम है लेकिन फिर भी अभाज्य है। ध्यान से समझना जो हम बोल रहे हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं कैसी होंगी? जितनी विषम संख्या, मतलब सारी विषम नहीं होगी। जैसे 9, ये तो विषम है लेकिन ये भाज्य है। तो ये जरूरी नहीं कि सारी विषम संख्याएं अभाज्य हो। हाँ, जितनी भी विषम संख्याएं होती हैं वो सारी अभाज्य नहीं होती हैं। यानी ये कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं लेकिन सारी विषम संख्याएं अभाज्य नहीं होती हैं। लेकिन 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य है। तो आंसर क्या लगाओगे? 2 लगाओगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन है, तो 2 है। 2 के पहले एक होता है, वो अभाज्य भी नहीं है, वो भाज्य नहीं है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। क्लियर? और कौन सी सम संख्या ऐसी है जो अभाज्य है, वो है 2। इसके अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और भाज्य कौन कौन सी है ये यहां पर लिखिए, आप देख लो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर हुआ तो लाइक करो, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जो अभी हमने शुरुआत में ही आपको बताया था। तो क्या होता है? भाज्य संख्या बराबर अभाज्य संख्याओं का एक गुणनफल। मतलब ये थ्योरम कहती है कि किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं और वो गुणनखंड यूनिक होगा, अद्वितीय होगा। ये कहती है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय 1.1 जो एनसीईआरटी में दी। अब कहेंगे सर ये भाषा तो हमें नहीं समझ में आई, इसको उदाहरण से समझा दीजिए। तो बिल्कुल हम आपको उदाहरण से यहाँ पर समझाते हैं। तो जैसे हमने कोई एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में आ रहा, कोई नंबर आप अपने दिमाग में सोच लो। जैसे हमने यहाँ पर सोच लिया 12, मान लो एक 12 है, ठीक है। तो 12 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। 12 एक भाज्य संख्या है, ये तो आप चेक कर लोगे क्योंकि ये 1 से भी डिवाइड होगी, ये 2 से भी डिवाइड होगी, ये 3 से भी डिवाइड होगी, ये 4 से भी डिवाइड होगी, यानी इसके फैक्टर बहुत सारे हैं। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है, इंटू 2 इंटू 3। इसके फैक्टर निकालो, तो क्या 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, यानी 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये 12 इस रूप में लिखा है, ठीक है। तो ये एक भाज्य संख्या है 12, ठीक है। और इसको हमने किस रूप में लिखा है? अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। तो ये जो संख्याएं हैं ना 2 2 3, ये 2 और 2 ये 3 क्या है? ये अभाज्य संख्याएं हैं। ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। और ये 12 क्या है? भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये अभाज्य संख्याएं और इनका क्या है? गुणनफल है, इनको मल्टीप्लाई किया गया है। तो भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यही है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 12 का एक गुणनखंड 1 भी तो होता है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर 1 से भी तो डिवाइड हो रहा है 12, तो 1 भी तो 12 का एक गुणनखंड है। हाँ है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आप कहेंगे सर 1 को भी तो लिखो 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, इस रूप में लिखो। अभी भी ये 12 रहेगा, क्यों? 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, अभी भी ये 12 है। तो आप कहोगे सर इस रूप में भी तो लिख दो, तो हम लिख सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल।
तो ये तो अभाज्य है, 2 और 3 तो अभाज्य है, क्या 1 अभाज्य है? ये तो अभाज्य भी नहीं है और ये भाज्य भी नहीं है। तो याद रखिएगा, जब भी किसी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रदर्शित करेंगे तो उसमें 1 वहां पर नहीं लिखा जाएगा। तो वही यहां पर नोट में हमने लिख दिया है, किसी संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखते समय 1 का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हमने नोट में लिख दिया। तो 1 का प्रयोग क्यों नहीं करते? क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। और ये अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है? भाज्य संख्या को, किसी भी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में दर्शाया जा सकता है या लिखा जा सकता है। और ये गुणनखंड यूनिक होंगे। कैसे होंगे? अद्वितीय होंगे। मतलब यही होगा, इसके अलावा दूसरा नहीं होगा। हाँ, इसका क्रम चेंज कर सकते हो, ये 3 को पहले लिख सकते हो, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लिख सकते हो या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये है तो वही, बस सीक्वेंस बदल दिया, है तो वही। तो ये अद्वितीय होगा। क्लियर? तो अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में इसको लिख सकते हैं और ये अद्वितीय होगा, इसका दूसरा गुणनखंड नहीं होगा। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो बिल्कुल लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और उसका लाभ आप सबसे पहले उठा सकें। एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर देखेंगे। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, मतलब एक नेचुरल नंबर है n जो 4 के ऊपर पावर के रूप में है। जांच कीजिए कि n का कोई ऐसा मान है, मतलब n यहाँ पर क्या है, n 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट, ये प्राकृतिक संख्या होती है। इसका मतलब है कि n की जगह पर अगर हम 1 रखेंगे तो 4 की पावर 1, 2 रखेंगे तो 4 की पावर 2 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 4 की पावर 4 हो जाएगा, अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो कहते हैं कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है, मतलब n का कोई ऐसा मान है क्या, 1 2 3 4, कोई भी ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। इसका मतलब है कि 4 की पावर n में जो संख्या आए, जैसे मान लो यहाँ पर अगर हम 4 ले लें तो ये क्या हो जाए, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 चौको 16 चौको 64 और 64 इंटू 4 कितना बना, 4 चौको 16, 1 4 चौको 24 1 25 256। मतलब ये जो 4 की पावर 4 है, इसके लास्ट वाला अंक यानी इकाई वाला अंक 0 हो जाना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो क्या 4 की पावर 1 जो है इसका 4 ही रहेगा, क्या 0 है इसमें? नहीं। 4 की पावर 2 में 16 आया, क्या लास्ट वाला अंक यानी इकाई वाला अंक 0 है? नहीं। 4 की पावर 3 में 4 चौको 16 चौको 64 कितना आया, 64। तो 64 में क्या लास्ट वाला अंक 0 है? नहीं है। तो हम ऐसे चेक करते रहें, ठीक है, 4 की पावर 4, 4 की पावर 5, 4 की पावर 6, कब तक चेक करेंगे? इनफाइनाइट तक चेक यही करते रहेंगे क्या? एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे इसका आंसर निकालोगे? एक ही प्रश्न में पूरा समय चला जाएगा। तो यहीं पर तो हमें ट्रिक सीखनी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना है और ट्रिक सीखना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? ये कह रहा है कि 4 की पावर n, जहां पर n एक प्राकृतिक संख्या है, तो अगर हम क्या n का कोई ऐसा मान होगा, 1 2 3 4, कोई भी ऐसा मान 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, वो अगर यहाँ पर रख दिया जाए और फिर इसको हल किया जाए तो जो संख्या मिले उसका इकाई का अंक 0 आ जाए, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। इसको इस तरीके से सॉल्व नहीं करेंगे। तो यही होता है किसी संख्या का गुणनखंड। तो ये एक टॉपिक है, किसी संख्या का गुणनखंड। तो किसी संख्या का गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो ये तो आपको पता है कैसे निकालते हो। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 24, गुणनखंड कैसे निकालोगे? 2 से डिवाइड करो, उसको डिवाइड करते जाओ, 12 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो 6 आ गया, फिर 2 से डिवाइड करो 3 आ गया, 3 से डिवाइड करो 1 आया, खत्म हो गया।
तो इसके गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 ऐसे आ जाएंगे। तो गुणनखंड तो आप निकाल ही लेते हो, लेकिन यहाँ पर सवाल कुछ दूसरे ढंग का है। आइए देखते हैं। तो देखो किसी संख्या का अगर हम गुणनखंड निकालें, ध्यान से समझना, तो यहाँ पर एक हम आपको रूल समझाते हैं, ठीक है। तो ये जीरो का रूल यहाँ पर देखेंगे, है ना। ये क्या है, ये जीरो का रूल है, जीरो का रूल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई संख्या है, उसके गुणनखंड में कहीं पर 2 इंटू 5 दिख जाए, ध्यान से समझना, किसी भी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 इंटू 5 दिख जाए तो समझ लीजिए उस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा, उस संख्या के इकाई का अंक 0 होगा। ये है कॉन्सेप्ट। सॉरी, कैसे होगा, देखो 2 को 5 से कैसे होगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10, और 10 का किसी संख्या में मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। जैसे मान लो हम 12 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, इकाई का अंक 0 आया। समझो ध्यान से मैंने क्या बताया, जीरो का रूल क्या है, किसी संख्या के गुणनखंड में अगर 2 इंटू 5 कहीं पर आ रहा है तो वो हो जाता है 10, और 10 का किसी भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 रहेगा। तो इसका मतलब है किसी भी संख्या के गुणनखंड में कहीं पर 2 इंटू 5 यदि आ रहा है तो उस संख्या के इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। ये रूल आप लोग नोट कर लोगे तो आप लोग अपनी नोटबुक में शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलोगे, यही सब एग्जाम में काम आएगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हुए इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो ये पहला तो क्या लिखा है, 4 की पावर n ये संख्या दी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये रूल है, ये नियम, ठीक है। तो ये नियम हमने आपको समझा दिया। तो अब यहाँ पर सॉल्व करोगे 4 की पावर n, तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 की पावर n, ये तो लिख सकते हो। 4 के हमने फैक्टर कर लिए 2 इंटू 2, और पावर n लगी थी लगा दी, ठीक है। तो अब आप बताओ इसके फैक्टर में कहीं भी 2 इंटू 5 दिख रहा है, कहीं भी 2 इंटू 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो हम इस 4 के पावर n है, इसके ऊपर चाहे जो कुछ लिख दें, चाहे 1 लिख दें, चाहे 2 लिख दें, चाहे 3 लिख दें, चाहे 15 लिख दें, चाहे जितना लिख दें, क्योंकि इसके फैक्टर में कहीं 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, इसलिए इसके इकाई का अंक कभी भी 0 नहीं होगा। तो देखो एक चुटकी में सॉल्व हुआ। ये कॉन्सेप्ट आपने सीखा, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको सिखाया, ठीक है, सीख लिया आपने। तो आप उस कॉन्सेप्ट को लगाओ, कोई भी नंबर दिया उसके ऊपर कितनी भी पावर लगा दे, कितनी भी पावर लगा दे, ठीक है। तो हम क्या करें, उस नंबर को हम क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, और फैक्टर में चेक करें कहीं 2 इंटू 5 आ रहा है क्या। अगर 2 इंटू 5 आ रहा है, इसके ऊपर पावर कितनी भी लगी हो, 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट कुछ भी लगी हो, अगर 2 इंटू 5 आ रहा है कहीं पर, तो समझ लो उसके इकाई का अंक 0 होगा। समझ में आया तो लाइक करो, है ना, लाइक करो और कमेंट करो और थंब भेजो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो अब आप क्या लिखोगे, अब आप यहाँ अब ऐसे नहीं एग्जाम में आएगा, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, 3 नंबर का आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है, और ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है। तो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी हमें सॉल्व करके जाना होगा, ठीक है। तो क्या कैसे लिखोगे, तो आप यहाँ पर बताओगे, चूंकि ऐसे कि दी हुई संख्या के गुणनखंड में कहीं भी 2 इंटू 5 नहीं आ रहा है, इसलिए इस संख्या के लास्ट का अंक 0 नहीं होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी हमें यहाँ पर व्याख्या करनी पड़ेगी। तो हल यहाँ पर इतना करोगे, फिर नीचे लिख दोगे, ठीक है, समझा क्या। अब आपके लिए हम एक होमवर्क दे रहे हैं, आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं। अब आप बताइएगा 6 की पावर n इस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा कि नहीं होगा, इसे सॉल्व करोगे और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखोगे। अगले लेक्चर में हम उसको देखेंगे, और यदि आप नहीं कर पाओगे तो हम इसका आंसर आपको बताएंगे। तो अब आप देखिए, कुछ भी ले लो, 8 की पावर n ले लो, 10 की पावर n ले लो,
ना। कुछ भी पूछे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, कुछ भी पूछे आप कर लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जीरो का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक और एग्जांपल यहां पर कर लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है, दिखाइए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 12 की पावर n का मान 0 या 5 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब इसमें दो प्रश्न जोड़ दिए हैं। जीरो वाला तो आप कर लोगे, ठीक है। ये जो 12 की पावर n है, इसका हल जब निकालेंगे तो इसका जो कोई संख्या आएगी, है ना, कुछ भी यहां पर आएगी, तो लास्ट में जीरो नहीं हो सकता, जीरो पर समाप्त नहीं हो सकता। ये पूछा, ये तो कर लोगे, लेकिन 5 भी, इसमें दो क्वेश्चन पूछ दिए, 5 भी पूछा है। तो ये 5 का नियम क्या होता है ये भी समझ लो। तो गुणनखंड में 5 का रूल, हेडिंग डालिए 5 का रूल, ठीक है। तो 5 का रूल, तो देखो 5 को चेक करने के लिए कि लास्ट में 5 आएगा कि नहीं, उस संख्या के लास्ट में अर्थात इकाई में 5 होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करें, किसी के संख्या के गुणनखंड में 5 तो हो, साथ में 3 हो, तो ये देखो 15 यानी लास्ट वाला 5 आ गया। 5 के साथ यहां पर 5 हो तो भी आ गया लास्ट वाला, ठीक है, समझा रहा है। अब आप देखो यहां पर 5 हो और 5 के साथ 7 हो तो भी आ गया, तो लास्ट वाला 5 बन रहा है, लास्ट वाला 5 बन रहा है, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप यहां पर चेक कर सकते हो, 5 के साथ 9 आ जाए तो भी लास्ट में 5 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। लेकिन हालांकि जो 9 है जब गुणनखंड में लिखेंगे तो वो जो प्रमेय हमने आपको पढ़ाई थी अंकगणित की, जो प्रमेय थी, उसमें किसी भाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं उसमें भाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, अभाज्य आनी चाहिए। 9 तो अभाज्य है, सॉरी भाज्य है, तो हालांकि ये नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर 9 हो, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो तो उसकी इकाई का अंक 5 तो आ ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये तो 5 हर जगह कॉमन दिख रहा है, और ये 3, 5, 7, 9 ये क्या है, विषम संख्या है। इसका मतलब अगर किसी संख्या के नियम, यहां पर रूल, फाइनली रूल निकल कर क्या आया, किसी संख्या के गुणनखंड में 5 इंटू कोई भी विषम संख्या लिखी, विषम संख्या, ठीक है, ऑड नंबर, तो उसके इकाई का अंक क्या आएगा, 5 आएगा। समझा की बात, ये नोट करना है लास्ट में, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे रूल होंगे, तो सभी हमें नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में लिमिटेड है, तो यही प्रश्न आपसे पूछा है, तो 0 पूछेगा तो 5 पूछेगा, इसके आगे नहीं पूछेगा। आगे जब इससे पूछा जाएगा तो आगे के स्टैंडर्ड में पूछा जाएगा। तो अब इसको हम चेक करते हैं भाई, ठीक है। अब इसको हम चेक करते हैं 12 की पावर n को, तो 12 की पावर n को हम कैसे लिखेंगे, तो यह 12 के करो फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूनी 4 3 12, और पावर n लगी, n लगा दी, ठीक है। अब n के ऊपर चाहे कुछ रख दो, n की जगह पर, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, चाहे 1 रखो, चाहे 2 रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 15 रखो, चाहे 50 रखो, चाहे 1000 रखो, कुछ भी रख दो, हमें ये देखना ही नहीं है। तो कंफ्यूज कर रहा है ना, कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया गया, कुछ भी रखो, हमें क्या करना है, ठीक है, हमें तो देखना है, यहां से चेक करना है, हमें कहां से चेक करना है, इस जगह से चेक करना है। तो आप देखो 0 चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, फैक्टर में 2 इंटू 5 होना चाहिए, कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये 0 भी नहीं होगा, 0 भी, यानी 12 की पावर n, जहां पर n कोई प्राकृत संख्या है, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, यानी इसकी इकाई का अंक 0 नहीं होगा। दूसरा, क्या 5 होगा, तो 5 होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 इंटू विषम संख्या, क्या होनी चाहिए, 5 इंटू विषम संख्या। तो विषम संख्या तो है 3, लेकिन क्या कहीं 5 दिख रहा है, इसके फैक्टर में, गुणनखंड में कहीं 5 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो अब आप क्या कहोगे, क्या ये 5 पे समाप्त होगी, 12 की पावर n ना तो 0 पे समाप्त होगी, अर्थात ना तो इसकी इकाई का अंक 0 होगा और ना ही इसकी इकाई का अंक 5 होगा। तो आप क्या लिखोगे, रीजन लिखना पड़ेगा, यहां पर क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि 12 की पावर n में
कोई ऐसा गुणनखंड नहीं है जो 2 × 5 के रूप में हो, 2 × 5 के रूप में हो, इसलिए इसकी इकाई का अंक 0 नहीं होगा, अर्थात ये 0 पर समाप्त नहीं होगा। और इसके गुणनखंड में कहीं पर 5 गुणा विषम संख्या नहीं है, इसलिए इसकी इकाई का अंक 5 नहीं होगा, अर्थात ये 5 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, इसको वीडियो को शेयर कर देना ताकि और लाभ उठा सकें लोग, और बटन जरूर दबा लेना, है ना, ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिल सके। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये मतलब अभी कंप्लीट नहीं हुआ चैप्टर, इस चैप्टर में कई टॉपिक हैं, अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है, तो इसके हम छोटे छोटे वीडियोस बनाएंगे, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बाकी पार्ट हम लोग अगले वीडियो में इसको देखेंगे। थैंक यू।